बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बख्तावर नाज। और मैंने उस दिन जो लेक्चर्स दिए थे सेल टाइप्स के, उसके बाद जो है ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स के बारे में जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एंड देयर मेम्ब्रेन्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है हमारा है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो हैं, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड लाइक है वो मौजूद होता है सेल के अंदर, और वो जो है काफ़ी किस्म के जो हैं ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। उसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं उसे हम साइटोसोल कहते हैं, जहाँ पर वो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। और जितने भी काफ़ी जो मेजॉरिटी ऑर्गेनल्स होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और कुछ जो है सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ तो नहीं भी होते हैं। तो ये देखें आप, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा ये ऑर्गेनल्स हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ये गोल्गी अपैरेटस हो गए, और ये वैक्यूल्स हो गए। ये जो हैं ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स। और ये फ्लूइड आपको ये मैट्रिक्स जो है नज़र आ रही है आपकी, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पढ़ेंगे जो है ये रफ एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करती है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके साथ अटैच होती है। ये दो किस्म की एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है। यहाँ पर देखें, ये इस पिक में ये दिखाया, ये एक मिनट, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये है स्मूथ और ये है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब ये स्मूथ और रफ कैसे हैं, क्यों हैं, ये मैं बताती हूँ आपको। जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसे हम अग्रेनुलेटेड भी कहते हैं। वो क्या होता है कि इनके ऊपर जो है ना राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ये देखिए, ये बिल्कुल जो है रफ है। ये स्पिक को गौर से देखें आप, ये जो है ये बिल्कुल रफ है। इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच नहीं है, जैसे कि इसके ऊपर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम छोटे से। उसके बाद और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमें स्टेरॉइड में मिलते हैं। स्टेरॉइड क्या प्रोड्यूस करता है? स्टेरॉइड जो है वो एडिपोज सेल जो है प्रोड्यूस करता है। इंट्रोटिस सेल हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरिंग हो गई सेल्स की, लिवर में मौजूद होता है, एंड मसल्स में ये मौजूद होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक बहुत ही खास काम है। ये क्या करते हैं, जो हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, उनको लिपिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम विटामिन डी कहते हैं। जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम विटामिन डी कहते हैं। और जो आपको विटामिन डी के बारे में पता है कि वो हमारे हेल्दी बोन्स के को मेंटेन करती है, हेल्प करती है, बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यहाँ पर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की पिक दिखाई गई है। उसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसमें क्या होता है कि ये कोटेड होते हैं, हाईली कोटेड विथ राइबोसोम्स होते हैं। इनका जो है ऑन इट्स आउटर सरफेस टुवर्ड साइटोप्लाज्म सरफेस, ये जो हैं ये शायद नहीं चल रहा, लेकिन ये एनिमेटेड था। खैर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटर सरफेस टुवर्ड साइटोप्लाज्म सरफेस। इसका जो आउटर सरफेस होता है ना, वो साइटोप्लाज्म सरफेस की तरफ होता है। रफ एंडोप्लाज्म जो है वो उसका काम ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है सेल्स में, जैसे कि मैमलियन, स्लेवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियास में ये प्रोटीन
sensitized. Most cell contain both rough and smooth endoplasmic reticulum, but they vary from cell to cell. मतलब काफ़ी जो सेल्स हैं वो कंटेन बोथ करते हैं, रफ भी स्मूथ भी, लेकिन सेल टू सेल जो है ना ये मुख्तलिफ होते हैं. किसी सेल में रफ़ होते हैं, किसी सेल में जो है सिर्फ स्मूथ मौजूद होते हैं. इनका फंक्शन क्या है कि ये सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है फॉर राइबोसोम्स. यहाँ पर जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स का, और जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो कंडक्टिंग पाथवे है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं इंटरसेल सर्कुलेशन आर वेरियस सबिस्टेंस. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम passage of a ribonucleic acid to pass from the nucleus to various organelles in the cytoplasm, thereby controlling chiefly the synthesis of protein. जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसका जो पास है कि वहाँ से न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म से उनको ये प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रोलिंग सेंसाइज और कंट्रोल करते हैं कि कहाँ प्रोटीन सेंसाइज हो रहे हैं. इट आल्सो हेल्प्स इन डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स. ये जो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैन्युफैक्चर लिपिड. डीऑक्सीफिकेशन ड्रग्स की भी करते हैं और कुछ स्टोर भी करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं. कैल्शियम आयन हो गया और लिपिड्स बनाने में भी हेल्प करते हैं. उसके बाद हम आते हैं गोल्गी अपैरेटस पे. गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं जो है ये इंग्लिश वर्ड है, मुझे जैसे पढ़ाया गया है मैं वैसे ही प्रोनाउंसिएशन इसकी ले रही हूँ. अगर आपको जैसे आ रही है तो आप वैसे ही लीजिए. गोल्जी अपैरेटस जो है वो एक जो है नाम कैसे पड़ा, ये साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था इसको उसका नाम था कैमिलो गोल्जी. उन्होंने 1898 में डिस्कवर किया था. और उस टाइम ऐसा होता था कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, कोई भी ऑर्गेनल्स जो डिस्कवर होता है उसको साइंटिस्ट अपना ही नाम देते थे. ये इसके बारे में लिखा गया है कि भाई ये जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरह ही है, कैनिक्यूलर सिस्टम है, बट अनलाइक मतलब सेक सिस्टम जो है बिल्कुल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरह है, बट जो रेटिकुलम की तरह नहीं है वो क्या है कि ये पैरेलल अरेंज होते हैं, फ्लैंटेड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच लैक राइबोसोम. इनका जो है राइबोसोम मौजूद नहीं होते और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. अब यहाँ बताया गया है कि प्लांट्स और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जो सेल होते हैं गोल्गी अपैरेटस जो है उसमें उनमें इनको डिक्टायोसोम कहते हैं. द गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट सेल एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी बेसिकली हैव सेम मॉर्फोलॉजी. दोनों की प्लांट और एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो सेम जो है मॉर्फोलॉजी रखते हैं. ईच ऑफ देम, अब इनके बारे में बता रहे हैं कि वो डिस्क शेप की तरह होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट. आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपार्टमेंट की तरह कुछ बना हुआ है. यह देखिए, इसे हम जो कहते हैं कि स्ट्रेनियाई. इन एनिमल सेल सिंगल गोल्गी अपैरेटस फाउंड इन ईच प्लांट, दे मे बी मोर. मतलब जो एनिमल सेल है उसमें गोल्गी अपैरेटस एक ही मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा. अगर और प्लांट सेल में देखा जाए तो वेरी होता है, मतलब एक नहीं 2 से ज़्यादा 3 भी मिल जाएंगे आपको. और सॉरी यहाँ से जो है पिक की वजह से नज़र नहीं आ रहा. फंक्शन देखें. अब इनको जो है गोल्जी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, सेल की पोस्ट ऑफिस भी इसको कहा जाता है. वो कैसे, आप इस पहली पिक में देखें फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पर आए, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया कि क्रिस्टनाई जो कंपार्टमेंट है उसमें अंदर प्रोटीन आए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोटीन आ रहे हैं. उसके बाद स्किन की ये कलेक्शन हो गई, ठीक है, यहाँ पर इनकी कलेक्शन हो गई और यहाँ देखिए ये पैकेजिंग हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती हैं. जहाँ प्रोटीन की नीड होती है ये वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. उसके बाद आते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन साइट सेंसाइज करने में की साइट है. दे कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड स्पेशल काइंड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड कॉल्ड राइबोसोमल RNA.
ये जो कंटेन करते हैं इक्वल अमाउंट इनके पास जो होते हैं प्रोटीन का होता है, और ये एक स्पेशल किस्म का जो है ना एसिड प्रोटीन कंटेन करते हैं, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। ये जो आरआरएनए मैसेंजर एमआरएनए जो है, इनका जो है आगे चलकर डीएनए में आपको वो सारा मैं बता दूंगी कि आरआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए का काम क्या है, सब कुछ जो है वो मैं डीएनए वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बता दूंगी। लेकिन अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि राइबोसोम जो होते हैं वो कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दो किस्म के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ, और जिस कुछ होते हैं ना वो फ्लोट करते हैं फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। और जब ये फ्लोट करते हैं ना, जो क्लस्टर टाइप के होते हैं, मतलब ये एक एक राइबोसोम नहीं होता, क्लस्टर बना होता है, छिंगा जैसे होता है ना जिसको कहते हैं बंच, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है वैसे ये बने होते हैं, एक एक सिंगल सिंगल नहीं होता। इस थर्ड पॉइंट पर आते हैं। राइबोसोम्स आर फ्री are attached, they usually cluster in groups connected by a strand of an other kind of ribonucleic acid called messenger RNA। ये जो है एक और किस्म की राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच होते हैं जिसे mRNA कहते हैं। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि mRNA और rRNA क्या हैं और इनके काम क्या हैं। उसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। इन्हें जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ट्रोसोम्स, ये दोनों एक ही नाम है। आप जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नाम आ जाए तो आप कहें कि ये पता नहीं कौन सा ऑर्गेनल आ गया, बल्कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही नेम है। ये जो है यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होता है और लार्जेस्ट ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल मौजूद होते हैं, ये सब में से लार्जर ऑर्गेनल है। ये जो माइन्यूट होता है, ग्रेन्युलर होता है, वेसिकल, रॉडलेस थ्रेड और स्ट्रिंग टाइप होता है। इसको जब भी मतलब जिसने भी ऑब्जर्व किया है सेल में, ये कॉन्स्टेंटली जो है ना मोशन में होते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के काम आते हैं। अब पावर हाउस इन्हें क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि सेल का जो पूरा पावर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के हाथ में होता है। मतलब कौन सी एक्टिविटी करनी है ये बताती हूँ मैं आपको। माइटोकॉन्ड्रियन अब ये कितना है, 0.2 to 1.0 मिलीमीटर इन डायामीटर है और अबाउट 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। ये इनकी दो थिन मेम्ब्रेन होती हैं, बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, बोथ मेम्ब्रेन आर फाउंड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब ये देखें, ये जो कह रहा है कि भाई दो थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक जो बाउंड्री ऑफ द जो फॉर्म बाउंड्री ऑफ द जो बाउंड्री बनाती हैं, दोनों जो हैं। अब ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों जो है ना प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। और क्या कि जो स्मॉल स्पेस बच गया इनका सेपरेट द आउटर मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन, उनको इंटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये कैसे, ये देखें, इंटर स्पेस या फिर इंटर, ये वाला। अब ये जो है इनका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये मैं इसको हम इंटर स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जो है फ्लूइड मौजूद होता है और ये काफ़ी जो है प्रोटीन्स कंटेन करते हैं, लाइक साइटोक्रोम प्रोटीन। इनके अंदर जो है पार्टीशन बने हुए हैं जिसे क्रिस्टाई कहते हैं, और उसमें अंदर मैट्रिक्स होती है। उसके बाद अब इसका फंक्शन क्या है। ऑन द क्रिस्टाई आर लोकेटेड एंजाइम एंड को एंजाइम्स बाय मीन्स ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड फैटी एसिड, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड प्रोटीन्स आर मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन H2O में। अब जो क्रिस्टाई है उसके अंदर जो है लोकेटेड होते हैं एंजाइम एंड को एंजाइम्स, मतलब इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी जिसमें स्टार्च आ गया, फैटी एसिड में लिपिड्स आ गए, अमाइनो एसिड में प्रोटीन्स आ गए, जो मेटाबोलाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, वाटर में हो जाते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज। जब ये प्रोसेस होता है, जब ये सारी चीज़ें एंजाइम एंड को एंजाइम मेटाबोलाइज होती हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, तो उसमें से कुछ एटीपी रिलीज़ होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है अपने पास। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज़ अ एनर्जी रिच कंपाउंड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स ऑफ द ऑर्गन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। अब समझ आया कि हम इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये मेटाबोलाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में, तो ये एटीपी रिलीज़ करते हैं। और जो एटीपी है वो रिच कंपाउंड है, और वो एटीपी जो है पूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल के ऑर्गन्स को, और ताकि वो एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सके। मतलब सारी जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है और कोई नहीं देता। एनर्जी स्टोर्ड एंड रिलीज वेन एवर रिक्वायर्ड बाय लिविंग बॉडी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी स्टोर भी करता है, जब सेल को नीड होती है वो रिलीज़ कर देते हैं। मेन पॉइंट जो है मैं बताती चलूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि एनिमल में ये सिर्फ और सिर्फ मदर की तरफ से पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा माँ की तरफ से आता है, क्योंकि एग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, बट नॉट इन द पार्ट ऑफ द स्पर्म डेट एंटर्स द एग। इस स्पर्म की जो हेड होती है एग में एंटर होती है, उस हेड में जो है ना, स्पर्म की हेड में, वहाँ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होता, जबकि स्पर्म की टेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। जब वो एंटर होता है तो सिर्फ हेड एंटर होता है और टेल वो पीछे रह जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वेस्ट हो जाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माँ की तरफ से मिला है उनकी माँ को उनकी माँ की तरफ से, और ये ऐसे ही लगातार चलता है। मेन पॉइंट यही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाप की तरफ से नहीं आता, स्पर्म में नहीं होता, ये सिर्फ माँ की तरफ से मिलता है। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। अब ये कैसे कहा जाता है पढ़ते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, स्पेरिकल ऑर्गेनल्स है और माइक्रोमीटर इन डायामीटर है, और ये एक एंजाइम कंटेन करते हैं जिसे हम एसिड हाइड्रेस कहते हैं। जो ये एंजाइम किस काम के आता है, डाइजेशन के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन में इनको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज रप्चर्ड, जब मेम्ब्रेन सेल लाइसोसोम की रप्चर्ड होती है तो सेल जो है अंडरगोज केमिकल ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, उसे हम लाइसिस कहते हैं। रिलीज ऑफ द एंजाइम कॉज अ सेल टू डिस्ट्रॉय सेल बाय डाइजेशन इट्स ओन प्रोटीन। अभी इसके बारे में बताती चलूँ कि इसे हम सुसाइड बेग भी कहते हैं। वो ऐसे कि अगर सेल में कुछ खराबी हो जाती है, उनको डाइजेस्ट यही करता है, तो सेल ख़राब हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो है ना सारा जो है स्टोर कर लेता है। जैसे कोई सेल में ख़राबी हो गई या कुछ भी, तो ये जमा करता जाता है अपने पास और फिर ये फट जाता है, जिसकी वजह से हम इसे सुसाइड बेग भी कहते हैं। जब ये फट जाता है तो ये फिर सारे सेल को ही तबाह कर देता है। और ये क्या करता है कि कभी कभी अपने ही सेल के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है खुद ही, इसे पता भी नहीं चलता। और लाइसोसोम हैज़ बी सुसाइड सेक्स एंड इज अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेगी। जब जैसे मैंने अभी बताया सुसाइड बेग का, तो इस प्रोसेस को ऑटोफेगी, जो खुद को खुद ही खा जाना। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। अब लाइसोसोम की वजह से कुछ डिजीज़ भी होती हैं जो हमें इन डिजीज़ के बारे में बताया था। फर्स्ट हमने हर्स ऑफ बेल्जियम ने बताया था इन 1965 में। अल्फ़ा ग्लूकोडेज could lead to storage of undigested glycogen accumulates in lysosome. Undigested glycogen accumulates in lysosome, causing swelling of the organelles and irreversible damage to the cell and tissue. The deficiency lysosomal enzymes से corresponding accumulation of under substance are called lysosomal storage disorder. इसकी जो डिजीज़ जो है रिपोर्टेड की गई है 30 डिसऑर्डर्स, और इसकी जो मेन डिजीज़ है ना वो 3 है, शायद मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। उसके बाद है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। पेरोक्सिसोम कंटेन एंजाइम्स जो कैटालाइज करता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी सेल में मौजूद होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है।
बिकॉज उसमें केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, पेरोक्सिसोम उसे चेंज कर देता है वाटर पर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन को रिएक्शन करके वो वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपको पता है कि वाटर भी हमारे लिए बेनिफिशियल है सेल के लिए, और ऑक्सीजन भी, जैसे कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का बताया कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जो दोनों ही हमारे सेल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ये ना हो तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे लिए इतना ख़तरनाक है कि हमारा सेल ऐसे ही तबाह हो जाए। अब क्या है कि ये पेरोक्सिसम के पास कंटेन्स एंजाइम, ऐसे एंजाइम कंटेन करता है जो ब्रेक डाउन करता है जो हमारे लिए डैमेज कंपाउंड होते हैं, जो हमें ख़तरनाक होते हैं। जैसे कि भाई कोई अल्कोहल पर्सन है, जो है हाफ ऑफ द अल्कोहल पर्सन ड्रिंक, तो उसकी जो ज़ाहिर सी बात है अल्कोहल पी उसने, अल्कोहल अंदर जिस्म में आ गया, तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको जो है सेल को डैमेज करने से बचाता है और उनको ब्रेक डाउन करता है ताकि ये लिवर और किडनी सेल को ब्रेक डाउन ना करें। जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह फिर जो है दूसरे लेक्चर के साथ प्रेजेंट होंगे, और पता नहीं कौन सा होगा लेक्चर का टॉपिक। बहरहाल ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और ये मैं दे दूँगी आपको, पीपीटी शेयर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।